हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, मतलब जहां पर हम मैथ्स को सिर्फ जो है वो सीखते नहीं है, हम मैथ्स को जो है वो फील करते हैं। तो बच्चे, जैसा कि आपको पता है ये हमारी योद्धा सीरीज है जिसके अंदर मतलब ये CUET के लिए CUET को ध्यान में मतलब CUET UG को 2025 को ध्यान में रख के मैंने बनाई है और मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं और ये एफर्ट्स आपको मेरी वीडियो में दिख जाएंगे। जिस तरह का क्वेश्चंस का लेवल होगा आपको वो दिख जाएगा। आपको पता है CUET का जो लेवल है वो बोर्ड से थोड़ा सा अप है और JEE से थोड़ा सा नीचे है, तो उस लेवल के क्वेश्चंस जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत अच्छी बुक्स से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाए, मतलब आपको जो है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की एक पॉजिटिव मन से जो है वो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जल्दी से रिलेशन फंक्शन की बात कर लेते हैं। और अगर हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो इसमें से अराउंड 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको जो है वो पेपर में मतलब CUET के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? A क्रॉस B, जिसमें ये क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। अब A जो है वो पहले एलिमेंट में से आ रहा है, B जो है वो पिछले सेट में से आ रहा है। टाइप्स जैसे आपको पता है एम्प्टी, नल और वॉइड। एम्प्टी, नल और वॉइड रिलेशन किसको बोलते हैं? जो रिलेशन जो खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं? जिसमें जो रिलेशन है वो अपने क्रॉस के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही इक्वल आ जाए, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और ये जो है ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव को कैसे याद रखते हैं? सेल्फ लव, खुद से प्यार करना चाहिए। तो अगर एक खुद से एक ए को प्यार कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है। और अगर सिमेट्री का मतलब क्या है? नो वन साइडेड लव। अगर A B को प्यार करता है तो B को भी A को वापस से प्यार करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है? नो जेलसी। अगर A B को प्यार कर रहा है और B जो है वो C को आगे प्यार कर रहा है तो A भी C से जेलसी नहीं करेगा, वो भी C से प्यार करेगा। तो इस तरह से हम जो है रिलेशन को जो है इक्विवेलेंस रिलेशन को जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कुछ काम की बातें जो आपको पेपर में MCQs में हेल्प कर सकती हैं, जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रिलेशन मतलब जितने आपको पता है जितने सबसेट्स होते हैं, ठीक है। जितने सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर जितने एलिमेंट्स A में हैं इनटू जितने एलिमेंट्स B में हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, इसके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। देखो आइडेंटिटी रिलेशन अगर मैं मोटा मोटा सा आपको बताऊं, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या फ़र्क है? देखो मोर और लेस दोनों सेम है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में ये है कि वो स्ट्रिक्ट है। उसने ये बोला है कि A का सिर्फ A के साथ ही रिलेशन होगा, 1 का सिर्फ, जैसे अगर मैं समझाना चाहूँ, देखो ये हो सकता है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि 1 का 2 के साथ है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है कि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, ठीक है। बट ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी। 1 का जो है वो 2 के साथ भी है, 1 का सिर्फ 1 के साथ होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में फ़र्क होता है। और यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये आपको रीजन सेशन में आ सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ये जरूरी नहीं है कि हर एक जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी हो, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होते हैं? डबलेट, और डबलेट रिफ्लेक्सिव भी होता है, डबलेट सिमेट्रिक भी होता है, डबलेट ट्रांजिटिव भी होता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बातें हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है? डेफिनेशन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चे, क्योंकि डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर होंगी ना, फिर आपको बेसिक समझना बहुत आसान रहता है। मतलब क्वेश्चन में किस तरह का बेसिक यूज हुआ है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट X हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट Y। अगर X के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। जैसे इसको अगर मैं समझाना चाहूं तो ये देखो, ये मान लो इस तरह से है। अब ये बच्चे एक फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी 2 इमेजेस बन रही है, 1 की 2 इमेजेस बन रही है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये भी फंक्शन नहीं होगी, यहाँ पर 2 जो है वो खाली है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह सकता। हाँ, ये क्या है? ये एक फंक्शन है। ये भी क्या है? ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट की, क्योंकि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, ठीक है जी। अब उसका टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 जिसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू जिसको हम सरजेक्टिव बोलते हैं। 1 में क्या होता है?
डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट अगर इमेज होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 1। तो सेम वे से ऑन टू में क्या होता है कि यहां पर y में जो है राइट साइड पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव। अब यहां पर एक चीज ऐड कर देता हूं, अगर कोई फंक्शन 1 1 ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना प्लीज बच्चे, उसको हम बोलते हैं मैनी वन, क्योंकि आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। बस इस बात को आप याद रखना, ठीक है जी। आई होप इसको आप समझ पाए, मतलब इतना सा बेसिक ही है, इतना सा बेसिक ही है। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ काम की बातें। एफ फ्रॉम ए टू बी, ए में जो है वो m एलिमेंट्स हैं, बी में जो है वो n एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मुझे बताने हो तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है n की पावर m। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है, तो कैसे याद रखोगे कि जो पहले आया, जैसे a पहले आया, a का रिलेशन b के साथ है, तो सॉरी a से लेके b तक डिफाइन है, तो a पहले आया वो पहले ऊपर जाएगा, जो पहले आया वो पहले ऊपर जाएगा। तो m मतलब यहाँ पर देखो a में कितने एलिमेंट्स हैं, m, तो m जो है ऊपर है, n जो है वो नीचे। इस तरह से आप इसको याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर 1 1 फंक्शन की मुझे काउंटिंग लेनी हो, ये पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 केसेस हैं। m जो है ऑब्वियस सी बात है, a में एलिमेंट कम भी हो सकते हैं, a में एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, और दोनों में बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर a में एलिमेंट कम है, अगर a में एलिमेंट कम है, ये आपका a है, और b में एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑन टू कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर एक ही एलिमेंट है मान लो, तो ये ऑन टू कभी नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या होगा, फिर एक एलिमेंट की मतलब ज़्यादा इमेजेस बन जाएंगी, तो ये ऑन टू कभी नहीं बनेगा। तो 0 लिखा है, ऑब्वियस सी बात है 1 1 ऑन टू भी कितने होंगे, 0। तो यहाँ पर 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, NPM, ये याद रखोगे प्लीज़। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि परमोटेशन में या कम्बिनेशन में ऊपर हमेशा बड़ा नंबर आता है, तो NPM, बड़ा नंबर ऊपर, बड़ा छोटा नंबर नीचे। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें, जिसमें क्या हो रहा है कि m जो है वो बड़ा है, मतलब a जो है वो बड़ा है और b जो है वो छोटा है, मतलब पहला सेट बड़ा है, दूसरे वाला सेट जो है वो छोटा है। ऑब्वियसली पता है इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर कम है मान लो, तो ये कभी भी 1 1 तो नहीं बनेगा, तभी यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ, 0। अब ये इसका फॉर्मूला, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, -1 की पावर r NCR, n - r की पावर m, और r की वैल्यू 0 से लेके n तक जो है वो जाएगी। तो ये आपको याद करना है। और 1 1 ऑन टू ऑब्वियसली बात है, 1 1 नहीं है तो 1 ऑन टू भी कितना आएगा, 0, ठीक है। अब अगर एलिमेंट्स बराबर आ जाए फिर तो आंसर बराबर ही है। फिर अब ऑब्वियसली बात है एलिमेंट्स बराबर हैं, जैसे 1 और 2, 3 और 4, तो यहाँ पर 1 1 ऑन टू, सॉरी 1 1 भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 फैक्टोरियल से ऑन टू बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 1 1 ऑन टू भी बन जाएगा 2 फैक्टोरियल से। तो इसको आपको याद रखना है। तो इतना सा ही बेसिक है बच्चे, इतना सा ही बेसिक है, और बेसिक को जितना डीप में जाके पढ़ोगे आप, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए वो क्वेश्चंस करने जो हैं वो आसान है। और अब हमने 5-10 मिनट लगा लिए आई थिंक, तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। या पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ फंक्शन डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू, किस तरह से डिफाइन है, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देन प्री इमेजेस क्या मतलब क्या होता है, इस जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर होगा वो इमेज है। तो प्री इमेज क्या हुआ, x हुआ, और इमेज क्या हुआ, y हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कहा कि x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 17। प्री इमेजेस ऑफ 17 क्या पूछा है, इसकी प्री इमेज कितनी होगी, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x कितना आ गया, +-4, ठीक है। सेम वे से यहाँ पर आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - 1 एक्स स्क्वायर -4, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास बल्कि इसकी अगर आंसर की बात करें तो इसकी 17 की प्री इमेजेस है 4 एंड -4, और उसकी कितनी है, मतलब 5, मतलब उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, वो अटैच नहीं होगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है बच्चे बढ़ता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसमें PYQs भी होंगे, जैसा कि मैंने को बताया था, रीजनल सेशन भी होगा, और मैच दी फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, जिनमें हमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बी द रिलेशन, देन रिलेशन। अब हमें ये देखना है कि ये रिलेशन जो हमें दिया हुआ है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको आएंगे, जितने प्रैक्टिस कर लो उतने थोड़े हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, हमें ये सोचना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चे,
तो यहाँ पर ना बहुत अच्छे से हमें क्लियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम कितना चाहिए 1, और ये तभी पॉसिबल है जब मतलब कि एक्स की वैल्यू जो है अगर एक्स की वैल्यू मैं लूँ यहाँ पर 1 बाय, मतलब देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स को और वाई को 1 ले लूँ, लेट x इज इक्वल टू 1 वाई, क्योंकि ये देखते ही क्लियर है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 1 फिल करना, कितना आया 2 इज इक्वल टू 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव बच्चे नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, हमें 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं, लेट एक्स वाई का रिलेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर वो 1 होना चाहिए। क्या मैं इसको उल्टा नहीं लिख सकता कि दूसरे का स्क्वायर पहले का स्क्वायर वो भी 1 होना चाहिए, तो पता ही है। देखो अगर ये पेयर एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो उसका उल्टा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी तो 1 होगा। इसका मतलब वाई और एक्स का भी रिलेशन बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये सिमेट्रिक हो गया। ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए भी ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये अजीब सा रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो लेट x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 लिखूँ, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो x और y का, यहाँ ऐसा लिख लो 0 और 1 का रिलेशन है, 0 और 1 का रिलेशन आप चेक कर लो, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, ये 1 बन गया, ठीक है। अब सेम वे से 1,0 का भी रिलेशन है, विच एम्प्लाइज 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अब 0,0 बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 0 नॉट इक्वल टू 1। यहाँ ऐसा लिख लो 0 इज इक्वल टू 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपके सामने, मगर ना ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत प्रैक्टिस करने हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के। तो ये रिलेशन जो है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगा, ये रिलेशन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक हुआ। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, f फ्रॉम x टू y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ। अब ये बातों वाला क्वेश्चन है। फंक्शन कोई भी ऑन टू कब होता है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में अगर मैं 2 फंक्शंस लिखूँ, मतलब सॉरी 2 एलिमेंट सेट्स बनाऊँ, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब वो जो है वो इसके साथ अटैच होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y, ये मान लो y है, ये x है, तो इसकी रेंज क्या होती है, रेंज में जो भी आंसर आ रहे होते हैं वो हमारी रेंज है। अगर रेंज हमारी y के इक्वल आ जाए, मतलब y में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहा, तो इसका पहला ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बातों वाला क्वेश्चन था, तो बहुत ध्यान से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 टू विच आर रिफ्लेक्सिव। देखो यहाँ पर हमें ए सेट दिया हुआ 1 2 3, यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें ऑब्वियसली बात है 1 2 और 1 3 होना चाहिए। ऐसे में कितने रिलेशंस जो हैं वो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब देखो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव करना है ना, अगर रिफ्लेक्सिव करना है तो उसमें हमें डबलेट तो ऐड करने पड़ेंगे। मैं डबलेट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डबलेट ऐड कर लिए, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 1 2 का उल्टा 2 1 भी लिखना पड़ेगा और 1 3 का उल्टा 3 1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये मुझे पता है कि ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का श्योर है और सिमेट्रिक भी पक्का हो गया, बट ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो चेक करें क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये बच्चे ट्रांजिटिव है। अब देखो 1 2 को चेक करना, 1 2 जो है वो किस किस के साथ, फिर 1 2 2 के साथ बना सकता है, ठीक है, और 2 1 के साथ बना सकता है। इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, 1 2, ये इसमें 1 1 ओके है, 1 1 2 कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 3 चेक करना एक बार, 1 3 3 3 के साथ बना सकता है और 3 1 के साथ बना सकता है, तो यहाँ 1 3 मिलेगा और यहाँ 1 1 ये भी ओके है। 2 1 की बात कर लेते हैं, 2 1 जो है वो 1 1 के साथ पेयर बना सकता है और 1 2 के साथ पेयर बना सकता है और 1 3 के साथ बना सकता है। तो यहाँ से हमें जो है 2 3 जो है, देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 3 जो है वो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, तो क्लियरली इट इज़ नॉट
ट्रांजिटिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा कि ऐसे में कितने रिलेशन में लिख सकता हूँ। तो ये पहला रिलेशन हो गया, मतलब यहाँ पर काउंटिंग लिख लो, ये हमारा एक रिलेशन हो गया। सेकंड अगर बनाने जाएंगे तो इसमें और कौन कौन से, देखो अगर मैं 1 2 3 के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखूँ, कौन कौन से आएंगे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 9। कितने लिख लिए मैंने, 3 4 5 6 7 लिख लिए, 2 रह गए। अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं आपके कहने पर 2 3 ऐड कर दूँ यहाँ पर, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब सारे एलिपेयर्स ही ऐड हो गए, और सारे पेयर्स ऐड हो गए तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो हमें ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करवाना। तो यहाँ पर ऐसे कितने रिलेशन में बना पाया, ऐसे में सिर्फ एक ही रिलेशन जो है वो बना पाया। आई होप ये इसको आप समझ पाए हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो जी, बहुत आसान है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 टू 8 10 12, ठीक है। वाई, ओके, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर 11 फिल करूँ तो कितना आया, 8, तो यहाँ पर 11,8 तो आएगा। उसके बाद x की वैल्यू मैं 12 फिल करूँ, कितना आया, 9। 9 हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, y, क्योंकि y कहाँ से आ रहा है, 8 10 12, ठीक है। अब उसके बाद 13, देखो ऐसा मत समझो कि ये क्वेश्चन कैसे आएंगे। CUET में आपको सभी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे, कुछ टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे, कुछ कंसेप्ट वाइज मुश्किल होंगे, कुछ आसान भी होंगे। तो 13 - 3 कितना आया, 10, तो 10 हमारे सेट में है, तो 13, 10, ठीक है जी। अब इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। उन्होंने क्या पूछा, R इनवर्स पूछा है, तो R इनवर्स कैसा होगा बच्चे, आप मेरे को इसका आंसर बताने की कोशिश करो। R इनवर्स फिर कैसा होगा, देखो R इनवर्स मतलब उल्टा करना है। ये x है, ये y है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है, इसको उल्टा कर लो। 8 11 और 10 13, 10 पहली ऑप्शन, तो पहली ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी। अब ये देखो, इन द सेट A 1 2 3 5 ए रिलेशन R इज डिफाइंड बाय, अब रिलेशन देखो किस तरह से डिफाइन है, x लेस देन y देन द रिलेशन इज। अब देखो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब 1 2, देखो क्या 1 जो है 1 से कम है, नहीं, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये पॉसिबल नहीं है बच्चे कि 1 जो है 1 से कम है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या ये सिमेट्रिक है बच्चे, क्या ये सिमेट्रिक है, जल्दी से बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं। अगर देखो मान लो लेट 1, 2 का रिलेशन है, आपको पता है कि 1 जो है वो 2 से कम है, बट क्या मैं इसका उल्टा लिख सकता हूँ, नाउ 2, 1 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ, 2 लेस देन 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब लास्ट क्या रहेगा, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को चेक करो बच्चे, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि x और y का रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x लेस देन y है, y, z बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब होता है, y लेस देन z, ठीक है। अब x लेस देन y है, y लेस देन z है, तो इसका मतलब x भी z से छोटा है, तो इसका मतलब x, z का रिलेशन बन गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जैसे अगर मैं 3.1 लिखूँ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा पिछला इंटीजर 3, ठीक है। 3.3 का कितना होगा, 3, 3.9 का कितना होगा पिछला इंटीजर 3, अगर 3 ही आ जाए तो कितना आंसर आएगा, 3। तो यहीं से आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। 1 1 ऑन 2 वगैरह पूछा है, यहाँ पर देखो फंक्शन हमारा डिफाइन है R2R, 3.1 का आंसर भी 3 है, 3.3 का आंसर भी 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3.1 3.3 हैव सेम इमेज, उनकी हमेशा सेम इमेज ही आएगी। और अगर सेम इमेज 3 आएगी, क्या लिखेंगे हम, नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं होगी। 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। अगर हम बाद में ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में क्या होगा, इसको मैं आपको समझा देता हूं बच्चे। हम ऑन टू में ऐसे करते हैं, लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब अगर मैं, आपको पता है इसका मतलब ये होता है कि हमें ना बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब ये होता है हमें y की वैल्यू फिल करनी होती है। अगर y कहाँ से आ रहा है, लेट y को लिख लो आप 1.1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या 1.1 आ सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल,
ठीक है, अगर नॉट पॉसिबल तो नॉट ऑन टू, तो ना ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि बच्चे यहाँ पर दो रियल नंबर के सेट बने हुए हैं, यहाँ पर जितने भी रियल नंबर हैं सबके आंसर मगर ये वाले आएंगे, इंटीजर वाले आंसर आएंगे, क्योंकि फुल नंबर आएंगे। 3.3 का भी 1 का भी 3 है, 3.3 का भी 3 है, 3.9 का भी 3 है, बट बीच में जो नंबर है सारे खाली पड़े हैं, तो इट इज़ नॉट ऑन टू। जिस तरह से मर्जी समझ लो, बस आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट ए बी आर रिलेशन ऑन सेट देन ए इज। देखो यहाँ पर एक नई चीज़ यहाँ पर आपको समझाऊंगा, यहाँ पर नई चीज़ आपको समझाऊंगा, वो एनसीईआरटी में नहीं है, मुझे लगा मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर ही वो समझा दूंगा। देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ए कॉमा ए बी ए रिलेशन ऑन सेट देन आर इज। क्या ये सिमेट्रिक है? आपको पता है ये सिमेट्रिक है, ए का उल्टा भी ए होगा तो सिमेट्रिक तो है। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत पता है क्या, ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, एंटी सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब होता है? अब मैं थोड़ा सा एंटी सिमेट्रिक के बारे में आपको बता देता हूँ कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट फिर भी चलो एनी हाउ हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट मांग के चलते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? लेट एक्स वाई का रिलेशन है, आल्सो वाई कॉमा एक्स का भी है, मतलब एक्स वाई का भी है उसका उल्टा भी है, विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्रिक। तो यहां पर अगर डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो इसका आंसर आएगा सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि ए कॉमा ए का रिलेशन है, ए कॉमा ए का उल्टा भी करो तो भी रिलेशन है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए विच इज ट्रू। तो ये सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द वॉइड रिलेशन। अब वॉइड क्या होता है आपको पता है? खाली। वॉइड क्या होता है आपको पता है? खाली। अब मुझे आपको ये बताना है, इसका आंसर प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करना कि ये जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। देखो बच्चे, रिलेशन जो है वो क्या है? रिलेशन जो है वो हमारा क्या है? एम्प्टी, इस तरह से है, उसमें कुछ नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आगे जी बात सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। अब थोड़ा सा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशंस पर गौर करो। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर ए कॉमा बी का है तो उसका हम उल्टा चेक करेंगे, अगर वो हुआ तो सिमेट्रिक, अगर नहीं हुआ तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सेम वे से ट्रांजिटिव में होता है। देखो इसमें एक कंफ्यूजन भी होती है, कई बार वो हमें ये पूछते हैं कि ये वाला रिलेशन जो है ऑब्वियसली बात है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं होगी, 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 3 को मैं किसी के साथ चेक ही नहीं कर सकता, तो मैं इसकी ट्रांजिटिविटी के बारे में क्या बोलूंगा? अगर यहाँ पर कोई और पेयर होता, अगर मान लो यहाँ पेयर हो 3,2, तो मैं चेक करूंगा कि क्या 1 2 आगे बन रहा है, नहीं बन रहा तो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर बन रहा हो तो ट्रांजिटिव है। बट अगर यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ही है तो इट इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं चेक करने को, ना ही इसकी सिमेट्री को चेक करने के लिए, ना ही इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए, तो इसका आंसर है बच्चे सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखोगे कि कोई भी रिलेशन जो है जो खाली है वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम अ सेट विद 4 एलिमेंट्स। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2n(n-1), मतलब जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 एलिमेंट्स हैं, 4 - 1 तो कितना आया? 4 × 3 2^12। तो प्लीज़ इसको आप याद रखोगे, इसका आंसर है जी बी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि मतलब ये रिफ्लेक्ट, जिस तरह से हमने 1 1 ऑन टू याद रखा है कि 1 1 फंक्शन कितने होते हैं, ऑन टू कितने होते हैं, तो सेम वे से अपने दिमाग में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं इसका फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है जी, कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ए रिलेशन आर डिफाइंड एज ए आर बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? मेरे को बात बताओ, क्या ये चीज पॉसिबल है कि ए का ए के साथ रिलेशन बन जाए? इसका मतलब क्या हुआ? ए इज ब्रदर ऑफ ए जो है अपना ही भाई है, ये गलत है बच्चे, ये गलत है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक की बात में, सिमेट्रिक में क्या होगा जी? लेट
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब इसमें एक बार बच्चा मेरे से थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, उसने पूछा कि नहीं सर ये सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि सर इसका मतलब हुआ ए इज ब्रदर ऑफ बी। बिल्कुल सही है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो उल्टा भी तो सही हो सकता है ना सर, अगर दो भाई हैं, अगर ये राम है ये श्याम है, राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो राम का भाई हुआ। अरे मैंने कहा भाई, अगर ये राम की जगह सॉरी अगर मैं श्याम की जगह पर, यहाँ पर श्याम की जगह पर मैं शिल्पा लिख दूं, राम इज ब्रदर ऑफ शिल्पा बट शिल्पा इज नॉट ब्रदर ऑफ राम, शिल्पा इज सिस्टर ऑफ, देयरफॉर बी मे और मे नॉट ब्रदर ऑफ ए। तो B कॉमा ए जरूरी नहीं है कि रिलेशन में हमेशा होगा, तो क्या लिखेंगे हम? नॉट सिमेट्रिक। आई थिंक मेरा आप लॉजिक जो है वो समझ पाए हो, ठीक है। अब सेम वे से अब ट्रांजिटिव में कंफ्यूजन हो जाएगी, अब ट्रांजिटिव में भी कंफ्यूजन होगी। देखो ट्रांजिटिव में पहले लिखते हैं A कॉमा बी का रिलेशन है, इसका मतलब क्या बना? A इज ब्रदर ऑफ B, B कॉमा सी बिलोंग्स टू R, B इज ब्रदर ऑफ C। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर लिखने की कोशिश करो, कितना आंसर आएगा, क्या ये ट्रांजिटिव है? अब देखो इसमें भी ऑब्वियस सी बात है, यही वाला कंसेप्ट यूज होगा, मतलब मेल फीमेल वाला। अब इसको पढ़ के देखो, A इज ब्रदर ऑफ B, A जो है वो B का भाई है, यानी कि A जो है राम जो है वो यहाँ पर किसी बंदे का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? B जो है, ये जो X है ये भी ब्रदर है, यानी कि ये तो हमें पक्का कन्फर्म होगा कि ये मेल है, ये जो है ये क्या है? मेल है। तो ये जो है किसका भाई है? C का, ठीक है। अब राम जो है वो श्याम का भाई है और श्याम जो है वो मोहन का भाई है, इसका मतलब A और C भी आपस में क्या हुए? भाई भाई हुए, ठीक है। A जो है किसका भाई है? B का, B जो है वो किसका भाई है? C का। तो A जो है फिर ऑब्वियसली बात है, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट A जो है वो हमेशा C का भाई रहेगा, क्योंकि तीनों भाई बहन है, ठीक है। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ विच एम्प्लाइज A इज ब्रदर ऑफ C, डेफिनेटली। इसका मतलब A कॉमा C का रिलेशन है, तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या कौन सी ऑप्शन आएगी? ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यस, ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे जोश के साथ। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट्स लेट देयर बी एम ऑर्डर्ड पेयर्स देन। अब ये क्वेश्चन में फंस गए आप, ये क्वेश्चन में डेफिनेटली आप फंस गए, बट अगर आप थोड़ा सा बेसिक ध्यान से करके आए हो या थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश की है, तो ध्यान से देखो क्या पूछा उन्होंने। Let R be is a reflexive relation on a finite set A having n elements। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। A में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं? n। अब यहाँ पर R जो है एक रिलेशन है, यहाँ पर एक रिलेशन बना हुआ। अब रिलेशन ऑब्वियसली बात है कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। रिलेशन भी कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब समझते हो, रिफ्लेक्सिव का मतलब समझते हो कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ऐसे ऐसे, ये बात तो समझते हो। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे मेरे को ये बात बताओ, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे मेरे को लिख के बताओ। अगर मैं एग्जांपल छोटी कर देता हूँ, ए में मैं 3 एलिमेंट लिख देता हूँ। अब मुझे ये बताओ इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, डबलेट होंगे, 1 1 2 2 3 3, कितने हुए? 3। तो यहाँ पर कितने होंगे? n। इतनी बात समझ में आई कि इसमें m जो है मतलब कि डबलेट होंगे, n जो है डबलेट होंगे। लेट देयर बी m ऑर्डर्ड पेयर्स आर। अब उन्होंने बोला कि रिलेशन में जो है m ऑर्डर्ड पेयर्स है, रिलेशन में जो है कितने, इस रिलेशन में जो है कितने ऑर्डर पेयर्स हैं? m। अब उन्होंने पूछा देन। अब मुझे ये बता रहे हैं कि m जो है वो n से बड़ा होगा या m जो है वो n के इक्वल होगा, m जो है वो n से छोटा होगा, नन ऑफ दीज। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, m कभी भी n से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो n से कम हुए इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारी गलत हो गई। ले दे के हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचती हैं। ये m इज इक्वल टू n मैं बोल सकता हूँ कि हो भी सकता है, बट ये ज़्यादा जस्टिफाइड है कि m जो है वो n के बराबर है या उससे बड़ा है।
ये जस्टिफाइड है, क्योंकि m जो है अगर वो n के बराबर आ गया तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है, उससे ज़्यादा ऑब्वियस ही बात है, इसमें ये भी तो हो सकता है ना, a कॉमा b भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हमारा आएगा, कौन सी ऑप्शन हमारी आएगी, m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n। आई होप इस क्वेश्चन को समझ पाए हो, और मैंने भी पूरी अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझा पाऊँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, आज ही बात की थी, इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। अब आपको पता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो इसी में है, तो बी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए। अब आज ही बताया कि अगर किसी में नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे लिखते हैं, टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब यहाँ पर ए पर ही डिफाइन है तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 की पावर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n इंटू एन, यहाँ पर लिखा हुआ है n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो 2 की पावर n स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट्स एंड बी कंटेन 6 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2p, देन फाइंड p। मतलब उसी क्वेश्चन को और तरह से मोल्ड करके जो है पूछा गया। यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं क्वेश्चन को, यहां पर जो है ये 2 की पावर p है, इस बात का ध्यान रखना है, ये मैंने थोड़ी सी इसमें करेक्शन की है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा। आपको पता है नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, जितने ए में एलिमेंट हैं जितने बी में एलिमेंट हैं। ठीक है, ये कितने बने, इसमें है 5 उसमें है 6, तो 2 की पावर 30, और ये हमें दिया हुआ है 2 की पावर p, और p की वैल्यू कितनी हुई जी बच्चे, 30। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, R is the relation on defined on set of natural numbers by rule x relation y if and only x plus 2y is equal to the domain of R। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक ये +1 के लेवल का क्वेश्चन है। x plus 2y is equal to 8। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो, 2y is equal to 8 minus x लिख लो, मतलब y is equal to 8 minus x by 2, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर में से आ रहा है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 फिल कर लो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 2 फिल कर लो तो कितना आएगा, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो 2,3 तो बन गया। y 8 माइनस 2, 8 माइनस एक्स मैंने सही लिखा है ना, 8 माइनस 3 लिखेंगे, 8 माइनस 3 बाई 2, ये नहीं पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। 8 माइनस 4 बाई 2 कितना आएगा, 4 बाई 2 कितना आया, 2, तो 4 फिल किया तो 2 आया। 8 माइनस 5 नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है 3 बाई 2 बनेगा। 8 माइनस 6 करके देखो, 2 बाई 2 1, तो कितना आया, 6 फिल किया 1 आया। ठीक है, 7 फिल नहीं कर सकता। ठीक है, 7 फिल, 8 माइनस 8 0 फिल नहीं कर सकता, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। 9 फिल नहीं कर सकता, क्योंकि फिर नेगेटिव नंबर आएंगे। मैं यहीं तक फिल कर सकता हूँ। तो डोमेन मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स आए मेरे पास, 2 3 4 2 6 1, इसकी डोमेन क्या हुई, 2 4 6, इसकी डोमेन बच्चे क्या हुई, 2 4 6। ठीक, देखो जी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ये कौन सा रिलेशन है। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले रिलेशन को ध्यान से पढ़ना आपने, a जो है वो b के इक्वल है या उससे बड़ा है। अब ये रिलेशन जो है, क्या ये मुझे बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है बच्चे, जल्दी से बताने की कोशिश करना, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव बच्चे। कोई भी नंबर ले लो आप, चाहे आप नेगेटिव नंबर ले लो, ठीक है, वो जो है वो अपने नेगेटिव के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ये सही है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो a कॉमा ए, यहाँ पर आप ये लिखोगे, ये ऐसे मत लिखो, यहाँ पर आप ये लिखोगे a जो है वो हमेशा a से बड़ा है या उसके बराबर है, विच एम्प्लाइज a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। तो ये हमेशा क्या हो गया बच्चे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो उसके बाद सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। अब सिमेट्रिक में क्या होगा बच्चे, सिमेट्रिक में क्या होगा, हमें ऑब्वियसली पता है एग्जाम्पल के, ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो होता है इसमें थोड़ा डाउट होता है। तो इसमें हम एग्जाम्पल कौन सी लेंगे, तो लेट a इज इक्वल टू 2 ले लो आप, एंड b इज इक्वल टू 1 ले लो आप, क्योंकि मैंने आपको हमें ये बताया
कि अगर 99% केसेस में वो सिमेट्रिक हो रहा है या ट्रांजिटिव हो रहा है या रिफ्लेक्सिव हो रहा है, बट एक केस में वो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, तो वो जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे हम, आपको पता है 2,1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसका मतलब ये बना कि 2 जो है वो 1 के इक्वल है या उससे बड़ा, विच इज़ ट्रू। क्या नाउ, क्या उससे उल्टा भी हो सकता है, 1,2 बिलोंग्स टू आर। कैसे लिखूंगा, 1 जो है वो 2 या 2 से बड़ा है, वो 1 या 2 के इक्वल है, उससे बड़ा है, विच इज़ रॉन्ग। तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लो। अब ट्रांजिटिव मोस्टली ऐसे केसेस में हो जाता है, आपको पता है ए जो है वो बी से बड़ा है या उसके इक्वल है, सी बी सी का मान लो रिलेशन है, इसका मतलब बी जो है वो सी से बड़ा है या उसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, तो यार ये भी मैं लिख सकता हूँ, ये कैसे नहीं लिख सकता, ए जो है वो मान लो बी के इक्वल है और बी जो है सी से बड़ा है, तो भी ए जो है वो सी से बड़ा हो गया या उसके बराबर हो गया। कोई भी केस ले लो, ये हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपका आंसर, यस मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके अब मेरे को ये बता, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। आपको मुझे ये बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ऑब्वियसली बात है ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक की बात हो रही है यहाँ पर, सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं, सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, और ये ऑप्शन आ सकती है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा, 1 2 का पेयर चेक करो, 1 2 को चेक करो, 1 2 को, कि डबलेट हम चेक नहीं करते, 1 2 को 2 2 के साथ पेयर कर सकते हैं, 1 2 को 2 3 के साथ पेयर कर सकते हैं। यहाँ से कितना बनेगा 1 2, यहाँ से कितना बनेगा 1 3, 1 3 भी है, 1 2 भी है। ठीक है, 1 2 और किसी के साथ पेयर बना सकता है, नहीं। उसके बाद उठा लो जी 2 3 को, 2 3 जो है वो 3 3 के साथ पेयर बना सकता है और किसी के साथ नहीं, तो यहाँ से 2 3 ही मिलेगा, ओके है। उसके बाद कर लो जी बात 1 3 की, 1 3 3 3 के साथ पेयर बना सकता है और किसी के साथ नहीं, तो कितना आएगा 1 3। तो ये जो है ये ट्रांजिटिव भी है बच्चे और रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक ये नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर देखो बच्चे, कोई भी ऑप्शन जो मैच नहीं कर रही हमारी, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही, मतलब ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिटिव तो ये है बट सिमेट्रिक ये नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट, ये भी गलत है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो यही ऑप्शन मेरे पास बचती है, क्योंकि नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव में भी ये ट्रांजिटिव वाली ऑप्शन मेरी गलत हो जाएगी। तो ये ट्रांजिटिव है, देखो इसको ऐसे लिख लिया करो, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अब इसको चेक कर लो कौन सी ऑप्शन ज़्यादा रेलिवेंट है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर रिलेशन। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया और पिछले साल के 2024 के पेपर में, ये बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, थोड़ा सा बदल के आया था। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, अब रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, अब उन्होंने उसको लिखने को बोला हमको। ठीक है, 1, अब देखो यहाँ पर रिलेशन कैसा है, ये ऐसा है कि इन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 7 से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली बात है 0 बनेगा जो 7 से कम है। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, 1 माइनस 4 3, माइनस 3 का मॉड 3 बन गया, तो लेस देन 7, तो ये वे भी आएगा। उसके बाद 1 3, ये कितना बना 8, विच इज़ ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, 1 4 भी नहीं आएगा, 1 5 भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें 2 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 1 से स्टार्ट करते हैं, ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही, सॉरी ये तो आएगा ही बच्चे। ठीक है, 2 2 भी आएगा, 2 2 भी आएगा। उसके बाद 2 3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देखो अगर देखा जाए तो ये सारी ऑप्शंस तो आएंगी आएंगी। ठीक है, 1 2, अब ऐसा करते हैं ऑप्शन में से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 2 क्या आएगा, यस 1 2 भी आएगा। 2 3 आएगा, 2 3 चेक करना, 2 3 चेक करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। 2 3 4 माइनस 9 है ना, 4 माइनस कितना बना 5, तो यही ऑप्शन है बच्चे, यही ऑप्शन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो ऑप्शन डी। ठीक है,
ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। देखो मैंने आपको जस्ट समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर हम डायरेक्टली इस ऑप्शन से भी आंसर जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर रिलेशन कैसा है हमारा कि x माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हमें रिलेशन देखना है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीस, मतलब ऐसा कुछ पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में हम ये देखते हैं x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब बना, x माइनस एक्स, पहले को दूसरे में से माइनस करो, प्लस रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आपको पता है ये कट गया आपस में, तो रूट टू जो है वो इर्रेशनल नंबर है, मतलब हर एक पेयर, हर एक डबलेट जो है वो इर्रेशनल नंबर बनेगा, मतलब ये रिलेशन में है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो बच्चे हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हमें बात करनी है बच्चे सिमेट्री की। अब यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए, एग्जांपल आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे सिमेट्री पहले बनाना है तो रूट टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, चेक करो आप। तो इसको रूट टू माइनस टू प्लस टू रूट टू, ये क्या बनेगा, ये बनेगा टू रूट टू माइनस टू इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको पता है ये ट्रू है, आपको पता है ये ट्रू है। मैं किसी भी इर्रेशनल नंबर में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, वो इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। बट क्या इसका उल्टा प्रूव हो रहा है, नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ टू कॉमा रूट टू बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, टू माइनस रूट टू प्लस रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आपके सामने है बच्चे, ये कट गया आपस में, तो टू जो है क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर, जो कि गलत है, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग या विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो मर्जी लिख लो, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। क्या मेरा कुछ आंसर बन रहा है यहाँ पर हमें ये तो पता लगा कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इसलिए इसको मैं फुल सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, देखो ट्रांजिटिव में भी हमें एग्जाम्पल्स जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप x को क्या लो, यहाँ पर आप x को ले लो, x को 1, y को 2 रूट 2 और z को मैं आपको सामने दिखाऊंगा। देखो 1 कॉमा 2 रूट 2, देखो चेक करो, इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब बना 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2। कितना आंसर आया बच्चे इसका, 1 माइनस रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको पता है ये एक ट्रू बात है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। नाउ अब हमें इसको भी दिखाना है, तो 2 रूट 2 कॉमा रूट 2 लिख लो, बिलोंग्स टू आर, यानी कि z की वैल्यू लिख लो रूट 2। कैसे लिखेंगे, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, ये कट गया, तो ये कितना बना, इज एन इर्रेशनल नंबर। नाउ लेट, अब आपको पता है ट्रांजिटिव होने के लिए 1 और रूट 2 का भी रिलेशन जो है वो होना चाहिए, मतलब ठीक है, बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब बना, 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, ये कट गया, इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आप मेरे को बताओ क्या 1 एक इर्रेशनल नंबर है, नहीं, तो क्या लिखेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, क्या लिखेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव। तो यस, हमारा आंसर भी जो है बिल्कुल एक्यूरेट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, यानी कि ए में इवन नेचुरल नंबर 2, 4 और 6 होंगे। बी में लिखो, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर होते हैं, 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर भी नहीं, कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो 2, 3, 5। ठीक है, देन नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे हैं, आपको पता है नंबर ऑफ रिलेशंस वो कैसे निकालते हैं, कि बहुत से क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 2 रेज़ टू पावर, जितने ए में एलिमेंट हैं जितने बी में एलिमेंट हैं, ए में है जी 3, बी में है जी 3, तो 2 की पावर 9। तो कौन सी ऑप्शन हुई हमारी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आर कोई रिलेशन दिया हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर, डिफाइंड बाय एन आर एम इफ एन डिवाइड्स एम। अगर एन जो है पहला नंबर जो है दूसरे को डिवाइड करता है तो वो रिलेशन में आ जाता है। तो हमें ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो
अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब बना x डिवाइड्स x विच इज ट्रू। ये तो आपको पता है ट्रू है, देयरफॉर ये क्या हो गया बच्चे, रिफ्लेक्सिव। कोई भी नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ना, ठीक है जी, तो ये बात क्लियर होगी। अब सेम वे से सिमेट्रिक की बात करते हैं, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। या इसको ऐसा कोई एग्जाम्पल से कर लो कि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले वाला आप डिवाइड कर रहे हैं ना, पहले वाला डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर आप लिखो 2,4 बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब बना 2 डिवाइड्स 4, जो कि बिल्कुल मैंने सही लिखा है। बट यहां ऐसा करो, लेट लिखो, लेट 4,2, इसका उल्टा चेक करना, इसका उल्टा क्या बना 4 डिवाइड्स 2, 4 डिवाइड्स 2 विच इज रॉन्ग। आपको पता है ये गलत है, 4 2 को डिवाइड नहीं करता, विच इज रॉन्ग, देयरफॉर क्या लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं है बच्चे, आई होप इतना आप समझ पाए हो, ठीक है। अब सेम वे से ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, तो ट्रांजिटिव यहां पर कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव देखो ये हो जाएगा, ठीक हो, देखो यहां पर लिखो आप लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब बना, x डिवाइड्स, क्योंकि ना आपको पहले ही आइडिया हो जाता है कि ये ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक होगा, बट मुझे आपको करके दिखाना है। x डिवाइड्स y, इसका क्या मतलब बना कि x जो है वो y को डिवाइड कर रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर k कोई भी स्केलर है, आपको पता है अगर 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड 6, तो इसका मतलब क्या बना 6 इज इक्वल टू x डिवाइड्स y है ना, इसका मतलब y को लिखेंगे, सॉरी मैंने गलत लिखा है, मैं क्या लिखूंगा y इज इक्वल टू kx। अगर 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो मैं 6 को लिखूंगा 2 इंटू, यहां पर क्या आएगा इंटीजर, तो k हमारा क्या है यहां पर इंटीजर है। नाउ यहां पर लिखो लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या बना y डिवाइड्स z। इसका क्या मतलब बना, z जो है वो m y के इक्वल है, ठीक है, वो kx के m क्या है इंटीजर है, k क्या है वो क्या है इंटीजर है। हमें क्या प्रूव करवाना है कि x जो है वो z को भी डिवाइड कर रहा है। अब देखो यहां पर, अब देखो नाउ z इज इक्वल टू एम वाई है, तो m y को मैं क्या लिखूंगा kx। अब देखो z इज इक्वल टू एम के इंटू एक्स। अब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x डिवाइड्स z। x को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया और z आ गया, तो x कॉमा z का रिलेशन जो है बन गया, तो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक ये गलत है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ये गलत है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, जस्ट डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यस बिल्कुल सही है जी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हो जी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत कुछ, देखो ये मत सोचो कि यही क्वेश्चन मान लो, कभी भी ना ये मत सोचा करो कि ये क्वेश्चन ही कोई हमें ये क्वेश्चन बता, वो क्वेश्चन बता दे जो पेपर में आने वाला है, ये मत सोच के पढ़ा करो, ये सोच के पढ़ा करो कि इस एक क्वेश्चन से हमने कितना कुछ नया सीखा है। जैसे यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको पता सबसे पहला जो रिलेशन है ना वो मैं ये लिख सकता हूं, सबसे छोटा होता है, जितने भी डबलेट है ना सारे लिख दो बस। ये सबसे पहला सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आए कि सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना हो तो सारे डबलेट लिख दो। अब R2 की बात करते हैं। अब R2 के लिए क्या करेंगे हम, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अगर इसको मुझे और समझाना हो आपको, आप क्या कर सकते हो, यहां पर सारे पेयर लिख लो, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरह से सारे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको बनाने के लिए नेक्स्ट ऐसा करते हैं, देखो हमने डबल साइड लिख ली, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब नेक्स्ट जो रिलेशन बनाना है 1 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 और उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने 2 1 लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, अब देखो मुझे नहीं पता ये, देखो मुझे इतना तो पता कि ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा, तो सिर्फ ये दो पेयर चेक करने हैं। 1 2 चेक करो, ये 2 2 के साथ पेयर बनाएगा और 2 1 के साथ बनाएगा, तो कितना बनेगा यहाँ से 1 2
ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा 1 1, तो ये ओके है। सेम 2 1 चेक कर लो, 2 1 जो है वो 1 1 के साथ पेयर बनाएगा और 1 2 के साथ बनाएगा, तो यहाँ से 2 1 मिलेगा, यहाँ से 2 2 मिलेगा, तो सब कुछ है, तो सब कुछ है, तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर हम नेक्स्ट रिलेशन की बात करें R3, उसको ऐसे लिख लो, देखो ऐसे लिख लो 1 1 2 2 3 3। अब नेक्स्ट पेयर उठा लो, 1 1 2 को छोड़ दो, 2 1 को छोड़ दो, अब ऐसा करो 1 3 उठा लो, 1 3 3 1, ठीक है। सेम वे से आप एक और रिलेशन लिख सकते हो, आप ऐसे लिख लो 1 1 2 2 3 3 1, सॉरी 1 1 3 तो हो गया, 2 3 और 3 2। आप ऐसा कोई भी पेयर लोगे ना, आप चेक कर लो, चाहे 1 3 को चेक करना, 1 3 को चेक करो, 1 3 जो है वो 3 3 के साथ पेयर बनाएगा और 3 1 के साथ, यहाँ से 1 3 मिलेगा, यहाँ से 1 1 मिलेगा, दोनों हमारे रिलेशन सेट में है। अब 3 1 चेक कर लो, 1 1 के साथ और 1 3 के साथ, यहाँ से 3 1, यहाँ से 3 3, मतलब हर बार ये इक्विवेलेंस बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब ऐसा देखो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो समझने की कोशिश करो, सबसे पहले हमने डबलेट लिखे, डबलेट के साथ एक पेयर ऐड कर लिया, फिर और पेयर ऐड कर लिया, फिर और पेयर ऐड कर लिया। अब ऐसा करते हैं, अब एक डबल डबल पेयर ऐड करके देखते हैं। जैसे इसको लिखो, इसको लिखना ही पड़ेगा 1 1 2 2। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम समझने के लिए कर रहे हैं, पेपर में ऐसा हमें समझाना, कितना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। 1 2 2 1। अब ऐसा करो, सिंगल पेयर तो ऐड कर ही लिया, इसके साथ एक बार 1 3 और 3 1 को ऐड करो। अब ये चेक करो कि क्या, ऑब्वियसली बात रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है, ट्रांसलेटिव का चक्कर पड़ता है, तो ट्रांसलेटिव को चेक करते हैं। जैसे मैं 3 1 को चेक करूँ, अगर मैं 3 1 को 1 2 के साथ पेयर कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 2 मिलेगा, और 3 2 हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, तो इसका मतलब 3 2 को भी लिखना पड़ेगा, तो 3 2 को भी लिखो और 2 3 को भी लिखो। देखा जाए तो मैंने सारा कुछ लिख लिया, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं मैंने लिख लिए। अगर सारे एलिमेंट्स लिख लिए, इसके अलावा कुछ और बनेगा नहीं, तो कितने रिलेशन बने हमारे, 5। कितने रिलेशन बने हमारे, 5। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब मैं रिलेशन के मोस्टली जितने मेरे को पॉसिबल लगे क्वेश्चन में आपको वीडियो मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। सो इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, बी कंटेन्स 6 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स। अब ये वही क्वेश्चन आ गए, अब ध्यान से देखो, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब बी में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको याद हो, ऑन टू में कौन इंपॉर्टेंट है, ऑन टू में कौन इंपॉर्टेंट होता है, ऑन टू में वाई राइट हैंड साइड इंपॉर्टेंट होती है, कि कोई एलिमेंट खाली ना रहे। अब यहाँ पर एलिमेंट कम है, यहाँ पर एलिमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 0। यहाँ पर कितना आंसर आएगा बच्चे, 0। इस बात का ध्यान रखोगे, और यहाँ पर 1 1 मैपिंग वो पूछते, तो इसका हम आंसर लिखते 6p5, प्लीज़ वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखोगे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट, f फ्रॉम n टू n नेचुरल नंबर, fn 2n + 3। अब वो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, वो सब कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है, अगर हम देखें, हम 1 1 में क्या करते हैं, 1 1 में हम लिखते हैं लेट fn1, हम इमेजेस जो हैं वो सेम मान लेते हैं। अगर इमेजेस सेम मानेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। अब ये आपस में बच्चे कट गया, तो 2n1 इज इक्वल टू 2n2, ये भी आपस में कट गया, तो n1 इज इक्वल टू n2 आ गया। तो ये तो 1 1 बन गया। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू y, ठीक है। fx मतलब 2x + 3 इज इक्वल टू y। x की वैल्यू निकाल लो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये 1 2 नहीं है। देखो अब यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू, y कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर में से। अगर मैं यहाँ पर y को 1 फिल करूँ तो कितना आया बच्चे, यहाँ पर आया -2/2, मतलब -1। x इज इक्वल टू -1 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब y एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, y में 1 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहा। इसका मतलब नॉट ऑन टू, इसका मतलब नॉट ऑन टू। बट ये 1 1 तो है, ये 1 1 तो है, तो कौन सी ऑप्शन आंसर आएगी, इंजेक्टिव ओनली। इंजेक्टिव मतलब 1 1, इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये है कि ए सेट में सभी रियल नंबर है, सिर्फ उसमें +1 नहीं है।
तो इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन है। अब मुझे पता लग गया कि ये इसमें +1 क्यों नहीं है, यहाँ पर 1 फिल करोगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब उन्होंने f इनवर्स x पूछा है, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली CUET 2023 का क्वेश्चन है। तो हो सकता है कुछ बच्चे सोचे कि ये क्वेश्चन हमें पेपर में नहीं आएंगे, बट बच्चे बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बदल के भी डाल सकता हूँ मैं, ये क्वेश्चन मैं बदल के भी डाल सकता हूँ। अब वैसे उन्होंने f इनवर्स x का पूछा है, ये क्वेश्चन आपको 1 1 on 2 में भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन जो 1 1 on 2 होता है वही होता है जो मतलब कि वो उसी को फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक, जो हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ना आगे जाके। अब देखो यहाँ पर f इनवर्स x की वैल्यू पूछी है, तो देखा जाए तो बेसिकली ये होता गया, लेट f(x) इज इक्वल टू y, इसको ऐसे किया करो अगर बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो x + 1 x - 1, हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें जस्ट ना x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, xy - y, ठीक है। इसको मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करो xy टर्म्स को इकट्ठा कर लो, -y - 1, ठीक है, -y - 1। यहाँ से ऐसा करो -x कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आएगा y - 1, माइनस प्लस x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस तो माइनस कट गया, तो x कितना आ गया y + 1 y - 1। तो ये बेसिकली fx कितना हो गया, f इनवर्स y, तो ये बेसिकली f इनवर्स y आ गया y + 1 y - 1, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा, f इनवर्स x y x + 1 x - 1, तो ये आंसर आएगा जी D, तो D आंसर आएगा जी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, पिछले साल का क्वेश्चन है, बल्कि पिछले 2023 का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें PYQs भी होंगे, रीजन असर्शन भी होंगे, मैच द फॉलोइंग्स भी होंगे। सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट B हैज़ 4 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंजेक्शंस। अब ये देखो बहुत, इंजेक्शंस क्या होता है, इंजेक्शंस वो नहीं जो आप जिससे आप डरते हो, इंजेक्शंस वो हैं जिससे हम डरते नहीं हैं, मतलब 1 1, ठीक है। अब 1 1 मतलब A में कितने एलिमेंट हैं, A में है जी 3, 1 2 3, B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ऑब्वियसली बात है 1 1 तो बन ही जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो बड़ा एलिमेंट है उसको ऊपर 4p3, इसका आंसर होता है 4 फैक्टोरियल बाय 4 - 3 फैक्टोरियल। कितना आंसर आया, 4 3 2 1, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, कितना आया 24, तो कितना आंसर आया, C ऑप्शन इज द राइट आंसर, C ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्लीज करके जाना, क्योंकि ये डायरेक्टली हो जाएंगे और बड़े आराम से आप कर पाओगे। अब यहाँ पर ये देखो CUET 2022 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये लिखा है फंक्शन जो है r -1, इसका मतलब समझते हो कि रियल नंबर में से -1 नहीं है और यहाँ पर रियल नंबर में 1 नहीं है, डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उन्हें 1 1 on 2 का पूछा है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट 1 1 के लिए क्या करेंगे, fx1 = fx2। तो कैसे लिखेंगे इसको, x1 डिवाइड बाय x1 + 1, x2 डिवाइड बाय x2 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 x2 + x1, x2 x1 + x2, ये आपस में बच्चे कट गया, तो x1 = x2, तो ये 1 1 तो बन गया, तो ये 1 1 तो है, ठीक है। अब ऑन टू के लिए भी चेक कर लेते हैं, ऑन टू के लिए चेक क्या करेंगे, लेट fy = fx, या fx = y, fx की वैल्यू है x/x + 1 = y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो xy + y, इस x को इधर ले आओ, x - xy = y, तो x1 - y = y, x कितना आ गया, y/1 - y। अब देखो, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें चेक करनी है, तो यहाँ पर देखो 1 1 तो है। अब ऑन टू के लिए, अब यहाँ पर ऑन टू जब चेक करना है, अब देखना है y कहाँ से आ रहा है, y आ रहा है जी यहाँ से, जिसमें 1 नहीं है। ऑब्वियसली पता, अगर यहाँ 1 फिल करूंगा फिर नॉट डिफाइंड बन जाए, 1 यहाँ पर फिल नहीं कर सकता मैं। अगर आपको डाउट है कि सर इसका आंसर अगर बाई चांस -1 आ गया और वहाँ पर तो -1 नहीं है, आप चेक कर सकते हो। लेट अस सपोज कर लो कि इसका आंसर -1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना कुछ इस तरह से, ये कट गया आपस में, तो यहाँ की 0 = -1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ना तो इसका आंसर -1 आ रहा है, ठीक है, ना तो इसका आंसर -1 आ रहा है, ऑब्वियस बात है इसका -1 आंसर आएगा, मतलब वो वहाँ पर मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि x में जो है x, इसका आंसर कभी -1 नहीं आ सकता। दूसरी बात, यहाँ पर नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, तो ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये बोथ 1 1 एंड ऑन टू,
तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट एल डिनोट्स दी स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। लेट रिलेशन डिफाइन कैसे है, एल और एम का रिलेशन है अगर एल जो है परपेंडिकुलर, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब बना कि एल जो है वो एल के परपेंडिकुलर है, नॉट पॉसिबल। कोई भी लाइन जो है वो अपने जो है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी लाइन जो है वो अपने परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट एल कॉमा एम बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब बना एल जो है परपेंडिकुलर टू एम है। अब यहाँ पर ये देखो, ये एक एल लाइन है, ये एक एम लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर इस फिगर को मैं घुमा दूँ, अब m जो है परपेंडिकुलर होगी, m के, मैं किसी भी तरह से घुमा लो इसको, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आल्सो मैं लिख सकता हूँ m परपेंडिकुलर टू l। इसका मतलब m और l का भी, उल्टे का भी रिलेशन बन गया। देयरफॉर क्या हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक। अब किसकी बात करनी है, ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव भी चेक कर लो लगते हाथ। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है मुझे ये बता दो। ट्रांजिटिव में सर ये होता है कि L और M का रिलेशन है। इसका मतलब ये बना कि L परपेंडिकुलर टू M है। अब M जो है वो उसका भी रिलेशन है। इसका क्या मतलब बना, M जो है वो N के परपेंडिकुलर है। इसको बना के देख लो, ये देखो, ये आपकी L लाइन है जो आगे जाके M के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो M लाइन है, ये जो M है, ये आगे जाके N के परपेंडिकुलर है। मतलब ये कुछ इस तरह से, ये भी दोनों परपेंडिकुलर है। अब L और N तो आपस में, विच इम्प्लाइज L इज पैरेलल टू N, ठीक है। L इज नॉट परपेंडिकुलर टू N। N जो है परपेंडिकुलर टू N नहीं है। इसका मतलब L और N का रिलेशन जो है वो नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो नॉट ट्रांजिटिव, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक ओनली है। ये इट इज सिमेट्रिक ओनली, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक ओनली। आई होप ये इसको आप समझ पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आने 3-4 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख लो। अब मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन का सल्यूशन देखोगे तो वो ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ और हिसाब से करवाया हुआ है, बट जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगा कोई नहीं आपको बताएगा। और अगर किसी ने आपने ये सोल्यूशन देखा जिस तरह से मैं करवाऊंगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मतलब मैंने इस पर बहुत काम एफर्ट किया ताकि मैं आप बच्चों को समझा पाऊँ। सबसे पहले फंक्शन को समझो बच्चे, फंक्शन कैसा है। मैं बहुत इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगाऊंगा, मैं इस पर थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, इस फंक्शन को समझो। ये कुछ इस तरह से है। अब जैसे ही मैंने मॉड देखा, मुझे पता कि मॉड के अपने 2 आंसर होते हैं। एक तो होता है +x, एक होता है -x। +x कब होता है, जब x 0 या 0 से बड़ा है, जब x 0 से छोटा है। इतनी बात से एग्री करते हो, क्योंकि ना देखो इसका ऑब्वियस बात आपको लगेगा कि इसका सोल्यूशन सर बहुत लंबा है, बट वो जिस तरह से करवाया वो सही है, बट कई बार बच्चों को वो चीज़ें पता नहीं रहती, तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से मैं फुल एक्सप्लेन करके करवाऊंगा। अब जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, तो इसको ना हम केसेस में करते हैं। केसेस में जैसे केस 1 में क्या होगा, केस 1 में क्या होगा, तो x1 और x2 जो हैं वो दोनों क्या होंगे, 0 या 0 से बड़े। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि इमेजेस क्या हैं, इक्वल। अगर इमेजेस इक्वल हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2x1 प्लस 2x1, 2x2 प्लस 2x2। अब बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, सॉरी ऐड नहीं होंगी, ये बनेगा जी, ये बनेगा 2 टाइम्स 2x1, ये बनेगा 2 टाइम्स 2x2, ये कट गया। अब 2x1 और 2x2 आपस में इक्वल है, बेस सेम है और ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 है, तो ये 1 तो यहाँ पर बन गया। अब सेम वे से हम सेकंड केस की बात करेंगे। आपको पहले बता रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगाऊंगा। इसमें लिख लो x1 x2 दोनों क्या हैं, 0 से छोटे। हम फिर वही करेंगे, इमेजेस क्या हैं आपस में इक्वल, क्या लिखेंगे, 2x1 प्लस 2 की पावर -x1, ठीक है, 2x2 प्लस 2 की पावर -x2। इसको नीचे ले आओ बच्चे, इसको नीचे ले आओ कुछ इस तरह से, इसको नीचे ले आओ,
कुछ इस तरह से। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, बेस से पावर्स ऐड हो जाएंगी तो कितना बनेगा 2 की पावर 2x1 + 1 डिवाइड बाय 2 की पावर x1, 2 की पावर 2x2 + 1 डिवाइड बाय 2 की पावर x2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x1 × 2x2 + 2x2। ठीक है, 2x2 × 2 की पावर x1 + 2 की पावर x1। ऐसा करो, इस 2 की पावर x1 को इधर ले आओ, 2 की पावर x1 को इधर ले आओ और राइट साइड में लिखो 2 की पावर 2x2 2 की पावर x1 - 2 की पावर x2। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 की पावर x1 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 2 की पावर x1 2 की पावर x2, यहाँ 2 पावर थी, एक पावर निकल गई -1। राइट साइड में 2 की पावर x2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 2 की पावर x2 2 की पावर x1 -1। अभी दोनों सेम है, ये आपस में कट जाएंगे तो 2 की पावर x1 = 2 की पावर x2, मतलब x1 = x2। तो इस केस में भी ये 1 1 बच्चे हो गया, इस केस में भी ये 1 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड केस की बात करते हैं। केस थर्ड पता क्या होता है, केस थर्ड ये होता है कि जरूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है कि x1 जो है पॉजिटिव हो, x2 जो है वो नेगेटिव हो। इस केस में हम ये करते हैं कि दो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू दोनों बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं fx1 का आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर x1 + 2 की पावर x1, मतलब 2 की पावर 2 × 2 की पावर x1। fx2 का आंसर निकालने की कोशिश करें 2 की पावर x2 + 1/2 की पावर x2, मतलब 2 की पावर 2x2 + 1 डिवाइड बाय 2 की पावर x2। और ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे। सर आप कैसे कह सकते हो? बच्चे ये सिर्फ 0 पर बराबर हो सकते हैं। ये आप चेक कर लेना, इस पर 0 फिल करना, इसमें अगर आप 0 फिल करोगे ना तो कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 0 2 की पावर 0, ये कितना बना 1 + 1 डिवाइड बाय 1, तो 2 बना। मतलब ये सिर्फ 0 पर इक्वल हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं 0 नहीं फिल कर सकता, 0 से छोटा है, यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। देयरफॉर fx1 नॉट इक्वल टू fx2, तो इट इज़ 1 1। तो हर एक केस में चौथा केस आप उल्टा कर सकते हो कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, पर सेम ही आंसर आएगा। बट ये इसका मतलब ये हमेशा हर केस में हमारे पास 1 1 बन रहा है। और किसी भी मैंने इसके सोल्यूशन में इसको ऐसे इस प्रूफ नहीं देखा, तो मैंने इस पर थोड़े से काम किया था ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। अब अगर हम यहाँ पर बच्चे इसकी बात करें, लेट ऑन टू की बात करें, ऑन टू बड़े आराम से हो जाएगा, लेट y = fx। अगर आप इसका आंसर देखोगे, इसका आंसर आएगा 2 की पावर x + 2 की पावर x, अगर x 0 0 से बड़ा है। ठीक है, तो 2 की पावर x 1/2 की पावर x अगर x 0 से छोटा है। मतलब पॉजिटिव नंबर फिल करूँ तो यहाँ पर फिल करूँगा, नेगेटिव नंबर मैं यहाँ पर फिल करूँगा। इट always gives पॉजिटिव आंसर्स, क्योंकि 2 की पावर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा, आप सोच के देखो, 2 की पावर मैं 2 लूँगा तो 4 आएगा, 2 की पावर 0 आएगा तो 1 आएगा, 2 की पावर नेगेटिव लूँगा तो 1/2 की पावर 2 आएगा। इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब y कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर में से। कितने नेगेटिव नंबर, कितने नंबर्स जो हैं वो खाली पड़े रहेंगे, देयरफॉर नॉट ऑन टू। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया? ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 एंड इन टू। जैसा कि मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में बताया था कि इसके आंसर जो हैं बच्चे, इसके आंसर्स जो हैं वो थोड़े से अलग तरह से, इसके आंसर जो थोड़े से अलग इस तरह से होंगे, 1 1 एंड नॉट ऑन टू की जगह 1 1 इन टू भी लिखा होगा। वैसे यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम है, तो चेक कर लेना, हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट हो, तो अपने हिसाब से चेक कर लेना। मेरा पर्पस था आपको क्वेश्चन समझाना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पर ये पूछा कि f ऑफ -2 की वैल्यू मेरे को बताओ कितनी होगी। f ऑफ -2 मतलब जो है -2 कहाँ पर वैल्यू, ये देखो 1 से छोटा होगा -2 जी, यहाँ पर फिल करेंगे, इसका आंसर -2 आएगा। f ऑफ 0
ज़ीरो कहाँ पर आएगा, ज़ीरो भी जो है 1 से छोटा होगा, इसका आंसर भी 0 आएगा। एफ ऑफ टू का मतलब क्या है, 1 से बड़ा 3 से छोटा, तो 2 का स्क्वायर। कितना आंसर आया 4। एफ ऑफ 5 मतलब 3 से बड़ा, तो 3 इंटू 5 तो कितना बना 15। सबको ऐड करना है, 19 माइनस 2 7, तो 17, इसका ऑप्शन कितना आएगा 17। यस बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब ये देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1 1 ऑन 2। जब भी एक्स स्क्वायर देखो आपको पता है एफ ऑफ 2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4, एफ ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4। तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, नॉट 1 1। ऑन टू की बात कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू ऐसे लिख लो, x की वैल्यू हम प्लस माइनस रूट वाई। अब यहाँ पर अगर मैं सपोज लेट x को मैं अगर मैं y को y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से आ रहा है, अगर मैं y को -1 लिख लूँ तो कितना आएगा प्लस माइनस -1 का रूट प्लस माइनस रूट आइटा विच डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसका मतलब हमें एक वैल्यू मिल गई, मतलब नेगेटिव नंबर में आप फिल ही नहीं कर सकता, इसका मतलब नॉट ऑन टू। तो ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, 1 1 बट नन ऑफ दीज आएगा, है ना, नन ऑफ दीज आएगा, यस नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी। अब ये देखो कैसे दिया, ओके अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हमें करना है। यहाँ पर क्या बताया, एफ फ्रॉम आर टू लेके 0 से लेके पाई बताया ना, सभी तरह के सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, मतलब हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना। ये जो फंक्शन है ये आर से लेके 0 रियल नंबर 2 0 से π/2 के बीच में डिफाइन है। अब ये फंक्शन की वैल्यू देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, हमें ए की वैल्यूज ढूंढनी है फॉर विच द फंक्शन इज ऑन टू। अब देखो अगर इस फंक्शन को ऑन टू होना है तो हमारे आंसर्स जो हैं वो, हमारा आंसर ये है ना, हमारे फंक्शन का आंसर ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी आपको मुश्किल मिलेगी, बट मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है कि हमारा आंसर जो है, सॉरी मैंने 0 लिख दिया, हमारा आंसर जो है वो इनके बीच में ही आना चाहिए। अगर इनके बीच में रहेगा मतलब इसके बीच में जितनी भी वैल्यू, हमारे आंसर जो है देखो, इसको ऑन टू बनाने के लिए हमारे आंसर जो हैं इनके बीच में सभी नंबर्स होने चाहिए। हमें कुछ इस तरह से ये वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, अब tan इनवर्स को अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो tan 0 कितना होता है, tan 0 यहाँ पर बीच में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, यहाँ पर tan 90। ठीक है, tan 90। अब tan 0 तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको छोड़ दो यार, इन्फिनिटी लिख लो यार, ऐसा करो इन्फिनिटी लिख लो। इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये जो हमारी वैल्यू ये 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये 0 या 0 से बड़ी होगी ना तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू बन जाएगा, क्योंकि हमारे आंसर सभी इसके बीच में आएंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इसको कैसे चेक करें। अब यहाँ पर मैं सिंपल फंडा बता देता हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर से कर दो, परफेक्ट स्क्वायर से। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना होता है 1, वो ठीक है। एक्स का कॉफिशिएंट कितना 1/2, सॉरी 1 है, 1 का हाफ करो 1/2, उसका स्क्वायर करो प्लस 1/4 माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 को कंबाइन कर लो और पीछे कितना रह गया a माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया जी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है और हमें ये पता है कि ये तो पक्का पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यानी कि ये वैल्यू अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं, पॉजिटिव में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव, क्योंकि 0 या 0 से बड़ा ही आए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है, अब देखो इसमें क्या नंबर ऐड, देखो अगर इसका आंसर 0 भी आएगा, अगर इसका आंसर 0 भी आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमेशा 0 या 0 से बड़ी। तो a जो है वो हमेशा 1/4 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि अगर a की वैल्यू 1/4 से बराबर या 1/4 से बड़ी होगी ना तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, ऑन टू। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है जी, ए में 4 एलिमेंट्स हैं,
ठीक है। देन द नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शंस। ओके, ए और बी में 4 4 एलिमेंट्स हैं। अब आपको पता है अगर ए में भी 4 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं तो 1 1 ऑन टू फंक्शंस आपको पता कितना आएगा, n फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे इसको, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं, ये फॉर्मूलाज जो हैं वो याद हो जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अब ये फिर से वही क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। अब ऑब्वियसली बात है ये लेंथी हो सकते हैं, ये करवाने का पर्पस ये है कि आपको याद हो जाए, ठीक है, आपको याद हो जाए। अब मॉड है, अब जब मॉड आता है तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, 1 प्लस एक्स लिखते हैं अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और इसको माइनस एक्स लिखते हैं अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है। अब 1 1 के लिए क्या करेंगे, आपको पता है केसेस बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं 1 1। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, x1 x2 दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हैं तो उनकी इमेजेस क्या मान लो, सेम। इमेजेस मान लीजिए मैंने सेम, x1 अपॉन 1 प्लस x1, x2 अपॉन 1 प्लस x2। आप भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना इसको, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस x1 x2, इधर भी मल्टीप्लाई करो x2 प्लस x1 x2, ये कट गया बच्चे, तो x1 इक्वल टू x2। तो ये 1 1 तो यहाँ पर बन गया पहले केस में। सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में दोनों नेगेटिव ले लो, दोनों नेगेटिव ले लो। नेगेटिव लोगे तो लेट इमेजेस क्या हैं, सेम। अगर इमेजेस सेम है तो कितना आंसर आएगा, इस हिसाब से। कितना आंसर आएगा, इस हिसाब से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, x1 माइनस x1 x2, ठीक है। इधर करोगे तो x2 माइनस x1 x2, ये कट गया बच्चे, तो x1 इक्वल टू x2। इस केस में भी ये 1 1 हो गया। अब 1 1 हो गया, थर्ड केस की बात करते हैं, तो केस थर्ड भी बना लो। केस थर्ड, ऐसे क्वेश्चंस मतलब ना, ये देखो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपको पता होगा आप डायरेक्टली क्या, कौन सा तरीका करोगे, ये वाला। डायरेक्टली ये लिखोगे, ये कट गया, ठीक है, ये लिखोगे, डायरेक्टली कट गया, ठीक है। इस तरह जल्दी क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होगा, x1 जो है पॉजिटिव है, x2 जो है वो नेगेटिव है। ऑब्वियसली बात है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हम यहाँ पर fx1 की बात कर लेते हैं। fx1 जो है कैसे लिखेंगे हम, x1 अपॉन 1 प्लस x1। fx2 क्या लिखेंगे, x2 प्लस 1 माइनस x2, इसी हिसाब से लिखेंगे। अब x1 देखो यहाँ पर 0 फिल करोगे 0 आएगा। कोई पॉजिटिव, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, इसको ऐसे लिख लो, इसका आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब इसका आंसर 0 से छोटा नंबर, पॉइंट माइनस, ऐसा करो -1 फिल करो तो इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। -2 फिल करोगे तो भी नेगेटिव आ रहा है, -3 फिल करोगे तो भी नेगेटिव आ रहा है, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो इट इज़ 1 1। मतलब हर चौथा केस आप खुद डिसाइड कर लेना, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, मतलब हर एक केस में ये 1 1 है। हर एक केस में ये जो है ये क्या हो रहा है बच्चे, ये 1 1 हो रहा है। अब हमें ऑन टू भी चेक करना है, अब हमें ऑन टू भी चेक करना है। तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो लेट fx इज इक्वल टू y, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 माइनस एक्स, x1 0 या 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको y से, इसको भी करो, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, x 0 से बड़ा है, इसको भी करो, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, x 0 से छोटा है, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाओ, अब इसको इधर लेके जाओ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, x 0 से बड़ा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, x 0 से छोटा है। इसको थोड़ा सा चेंज है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मत समझ लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन मत समझ लेना इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई अगर x 0 से बड़ा है, यहाँ पर x कॉमन ले लो अगर x इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, y अपॉन 1 माइनस वाई, x जो है इज इक्वल टू एक्स, और x जो है वो 0 से बड़ा, y अपॉन 1 प्लस वाई, x जो है वो 0 से छोटा है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, अगर मैं पॉजिटिव नंबर यहाँ 1 फिल कर दूँ, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर 1 फिल कर दूँ, लेट y इज इक्वल टू 1, तो x कितना आएगा,
नॉट डिफाइंड, मतलब हमारा वन जो है अटैच नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉट ऑन टू। क्या लिखेंगे? नॉट ऑन टू। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन है, बट वहाँ पर लिमिट्स हैं यहाँ पर कि y जो है -1 और 1 के बीच में ही आ रहा है, तो ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखने हैं बच्चे, ठीक है, रखने हैं अपनी प्रैक्टिस में ताकि हमें दिक्कत ना आए। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको मुझे ये बताना कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। वैसे तो ये स्क्वायर है बच्चे, वैसे तो ये स्क्वायर है, तो ये जो है ये 1 1, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये 1 1 होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये 1 1 होगा। पर फिर भी अगर आपको करना हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें करना है, ठीक है। अब देखो इससे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो इसको कैसे करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2, कैसे लिखेंगे? x1 का स्क्वायर प्लस x1, x2 का स्क्वायर प्लस x2। इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर लेके आओ। तो यहाँ से जो है आप यहाँ से जो है आप ये लिख लो x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2, ये कॉमन ले लो। कॉमन लो तो अंदर कितना आएगा? अब यहाँ तो ये 0 है, यहाँ तो ये 0 है बच्चे। अब यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब 1 1 बन गया, बट यहाँ पर ये भी दिया हुआ, यहाँ पर ये भी दिया हुआ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है नॉट 1 1, मतलब यहाँ पर ये है बच्चे कि ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए ये 1 1 नहीं है, इसलिए ये 1 1 जो है वो नहीं है, ठीक है जी। अब देखो ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। लेट y इज इक्वल टू fx, और fx की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बेसिकली हमें जो है x की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप ये कर सकते हो, इसको क्वाड्रेटिक का सॉल्व कर लो, इसको ऐसे लिख लो। अब y को एक बार कांस्टेंट मान लो आप, ठीक है। इसके रूट्स कैसे बनेंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a, a मतलब 1। तो x की वैल्यू कितनी आई? -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4y अपॉन 2। अब देखो y की अगर मैं एक ऐसी वैल्यू लूँ, अगर y कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर में से आ रहा है। अगर मैं y की वैल्यू लेट y इज इक्वल टू कुछ इस हिसाब से लूँ कि y इज इक्वल टू मैं ले लूँ अगर -1/3, तो चेक करो ये कितना आएगा, कितना बना ये? 3 - 4/3 कितना बन गया? -1/, जो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। मतलब यहाँ पर हमें बहुत सी ऐसी वैल्यू मिल जाएंगी जिससे ये ऑन टू नहीं होगा। तो ये फंक्शन हमारा ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, ये कितना बना? मैनी 1 एंड इन टू। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच दी फॉलोइंग्स आगे, मैच दी फॉलोइंग्स आगे, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को करेंगे। क्या लिखा हुआ है? ये ax प्लस बी इंजेक्टिव, ये भी इंजेक्टिव का है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमें ये बोलता हूँ कि इन क्वेश्चन को ऑप्शन की तरह करा करो, ठीक है। जैसे आप देखो ए की 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर ए की 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, सी बी की। अगर हम सी को चेक करें तो सी से हमें आइडिया लग सकता है। देखो ये टिप है, नहीं सी के भी देखो ऐसा करते हैं, फिर ए के ही चेक करते हैं, ए का ही चेक करते हो कि सबकी 2 ऑप्शन है, ठीक है। कई बार ये होता है कि सी की ना 4 ऑप्शन अलग अलग होंगी, हम सी का चेक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए को चेक करते हैं सबसे पहले। अब देखो ए कितना है? अब ये जो फंक्शन है क्या ये 1 1 है? देखो 1 1 होगा, 1 1 चेक करो जल्दी से। ए x1 प्लस बी, ए x2 प्लस बी, ये कट गया, ए भी कट गया, तो x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 1 तो है। ऑन टू चेक करें, ऑन टू चेक करें। अगर आप ऑन टू चेक करोगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी,
y माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए आ गया। ठीक है, तो y की तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू फिल कर सकता हूँ, y की मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू फिल, क्योंकि रियल नंबर में से आ रहा है तो y की मैं कोई भी वैल्यू फिल कर सकता हूँ। तो ये 1 1 ऑन टू दोनों हैं, तो ए का आंसर सेकंड सरजेक्शन बट नॉट इंजेक्शन, थर्ड बाइजेक्शन। तो ये तो पक्का पता है कि इन दोनों में से ना तो ये आंसर है मेरा ना ये आंसर है, तो इन दोनों में से है। अब इस बी को, अब बी सेकंड मत चेक करो, ऐसा करो सी चेक कर लो एक बार। सी देखो कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है आपको पता है वो 1 1 नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 1 नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 का आंसर भी 3 होगा, 3.3 का आंसर भी 3 होगा। इससे हमारी बात बन सकती है। सी ऑप्शन या तो फोर्थ है या फर्स्ट है। नीदर इंजेक्शन, इंजेक्शन बट नॉट सरजेक्शन। इंजेक्शन तो है ही नहीं है, 1 1 तो है ही नहीं है बच्चे, 1 1 तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब C4, यानी कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द यस। देखो इस तरह से हम ऑप्शन के बीच में से आंसर कर सकते हैं, और मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, अब यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन किसका है, इक्विवेलेंस रिलेशन का है, सिमेट्रिक वगैरह चेक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस चेक करो, 1 2 3 4, ए को ही चेक कर लो, यहाँ से मैं क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए और बी का रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कोई भी एलिमेंट जो है, अब आपको पता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब बना, इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बना कि, इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना ए लेस देन इक्वल टू ए, विच इज़ ट्रू। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई भी एलिमेंट अपने तो इक्वल आ ही सकता है, कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने इक्वल तो आ ही सकता है। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं। ऑब्वियस बात सिमेट्रिक नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस बात सिमेट्रिक नहीं होगा। आप चेक कर लो, मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। इसका मतलब ये बना कि ए लेस देन, इसको एग्जाम्पल से कर लो, इसको एग्जाम्पल से कर लो। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 जो है वो 2 से छोटा या उसके इक्वल है, बट 2 1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू आर, एज 2 मतलब ये 1 से छोटा या उसके बराबर नहीं हो सकता। मैं सिमेट्रिक तो नहीं है, तो ए की कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, इक्विवेलेंस, ये तो गलत है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांस, सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं है। नॉट सिमेट्रिक यही ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकती है, बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव देखो ये बच्चे ट्रांजिटिव होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या बना, एक्स जो है लेस देन इक्वल टू वाई है, y बिलोंग्स बाई यहाँ पर, इसका मतलब है ना y लेस देन इक्वल टू z है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांस, तो थर्ड ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से आप करोगे बच्चे। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पर भी ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो फिर से बहुत ध्यान से करेंगे। सबसे पहले देखो इक्विवेलेंस क्लास का है। ओके, इक्विवेलेंस क्लास का है। ऑप्शंस चेक करना, ऑप्शन चेक करो। ए सेकंड 1 1 2 2 3 3 2 1 1 3 4, यहाँ पर 1 2 और 3, तो सी ऑप्शन चेक करके देखें। ये देखो यहाँ पर ये दिया 1 2 3 4, ए बी और सी डी का रिलेशन कैसे बन रहा है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है, 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। यहाँ पर लिख लो आप x, y। तो ये कैसे होता है, a प्लस डी, पहले में चौथा ऐड करते हैं। इसका मतलब ये बना 1 में y ऐड करेंगे और 3 में x ऐड करेंगे। ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे बच्चे, इसको कैसे करेंगे, तो y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू फिल करना, x की वैल्यू ऐसा करो 1 फिल करना। x की वैल्यू 1 फिल करोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 1 फिल करोगे तो कितना आएगा 1,3। x की वैल्यू 2 फिल करोगे तो 4। क्या कर रहा हूँ, 2 फिल करोगे तो 4, 3 फिल करोगे तो 5। वो तो हमारे इसमें है ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2 ही आएंगे, 1 3 2 4। तो क्या 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी होगी, 1 3 2 4। तो सी ऑप्शन जो है फर्स्ट के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया बच्चे। ये देखो
ये देखो डायरेक्टली आंसर आ गया। इस तरह से अब ऑप्शन में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताई है बच्चे, कि अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करो। जैसे यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन एक है ना, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो बस यहाँ पर जितने ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, जैसे सी के ज़्यादा ऑप्शन थी, 1 सेकेंड थर्ड, तो अगर मुझे सी का एक भी पता लग जाए तो मैं आंसर के बहुत पास आ जाऊंगा। तो मैंने बहुत आसानी से इसको कर लिया। अब देखो नेक्स्ट आपके आ गए जी रीजन असर्शन के क्वेश्चन। ध्यान से देखो, आपको पता है रीजन असर्शन में क्या होता है। बोथ reason assertion and reason are true and R is a correct explanation of assertion. Both are true and R is not correct explanation of A. Assertion is true, reason false, a reason is true, assertion is false. ये सारी ऑप्शंस होती हैं। क्या लिखा हुआ है? एवरी इवन फंक्शन इज मैनी वन। क्या लिखा हुआ है? एवरी इवन फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? एनी फंक्शन विच इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन इज मैनी वन। अब ये देखो कैसे करना है। इसको कैसे करेंगे? एवरी इवन फंक्शन, देखो इवन फंक्शन क्या हुआ? इवन फंक्शन, जैसे इवन फंक्शन समझते हो ना आप, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक इवन फंक्शन है। इसमें माइनस फिल कर दो, इसे माइनस फिल करो, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं ना। तो ये इवन फंक्शन है और इसको आपको पता है ये 1 1 नहीं होता, ये हमेशा क्या होगा? मैनी वन, क्योंकि ये 1 होगी। 2 का आंसर भी 4 आएगा, -2 का भी। तो असर्शन मुझे ट्रू लग रहा है। रीजन, एनी फंक्शन विच इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन। अब ये देखो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि ग्राफ वाले क्वेश्चन जो करके जाना। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ, ये देखो इज मैनी वन। ये देखो अब यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया, जो कि सिमेट्रिकल है, इस लाइन के अराउंड सिमेट्री है, पैराबोला। ठीक है, अब देखो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट आंसर्स हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट आंसर हैं। तो ये 1 1 है, तो ये 1 1 हुआ। आगे जाके ग्राफ को क्वेश्चन भी आएगा। तो ये फॉल्स लग रहा है मुझे, रीजन ट्रू लग रहा है। तो यहाँ पर इसकी कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑप्शन सी। यहाँ कौन सी आएगी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? एल बी कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन्स, L1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। L1 और L2 ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, हमें पता है। L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर होती है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट लग रही है मुझे। ए रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी का रिलेशन हो विच इम्प्लाइज यस। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 डिवाइड्स a माइनस बी इज एन, देखो ये रिलेशन हमें पता है, बच्चे बहुत बार किया है एनसीईआरटी में। लेट a कॉमा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब पता क्या बना? इसका मतलब बना 2 डिवाइड्स a माइनस a, मतलब 0 को 2 डिवाइड्स 0। और ये सच है कि 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, तो हम लिखेंगे a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या बना? 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक है, अब 2 जो है, अब a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो 2 उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 उसके b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब b कॉमा a का रिलेशन भी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में क्या होता है? लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस बी। लेट बी सी बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब बना? 2 डिवाइड्स b माइनस सी। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है, तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, विच एम्प्लाइज 2 आल्सो डिवाइड्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ये कट गया,
तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस सी को, विच एम्प्लाइज a कॉमा सी का रिलेशन बन गया, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये सच है स्टेटमेंट। अब किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस कब बोलते हैं, जब रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ए। मतलब यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जस्ट आपके एक्सपीरियंस के लिए मैंने ऐड किए हैं। अब ये फंक्शन हमेशा 1 1 है, आप चेक कर लो fx1, देखो इसको कैसे चेक करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2, इसका आंसर x1 है, इसका आंसर x2 है, तो ये हमेशा 1 1 है। अब किसी फंक्शन को हम ऑन टू कब बोलते हैं, जब b बिलोंग्स टू b, देयर इज दिस x a बिलोंग्स टू a सच दैट ga इज इक्वल टू gb, मतलब b के हर एक वैल्यू के लिए a कुछ ना कुछ आंसर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर भी ट्रू हैं, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो CUET 2023 का क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीट हो गया, ये पहले भी आ चुका है। a लेस देन इक्वल टू b, आपको पता है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, a लेस देन इक्वल टू a होता है, सिमेट्रिक ये नहीं है, क्योंकि 1 और 2 और 1 का रिलेशन है, 1 और 2 का रिलेशन है, बट 2, 1 का नहीं है। ट्रांजिटिव ये होता है। ठीक है, ये रिपीट हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था, विच रिप्रेजेंट फंक्शन। देखो फंक्शन और रिलेशन में पता क्या फर्क होता है, अगर किसी भी एलिमेंट के 2 आंसर हों, जैसे 2 का आंसर 4 भी आ रहा हो, 2 का आंसर -4 भी आ रहा हो, ठीक है, 2 का आंसर मतलब 2 के 2 आंसर हों, मल्टीपल आंसर हों, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हों, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते। अब किसका, देखो यहाँ पर ऑब्वियसली बात, अगर कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पर मान लो x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर सपोज ये पॉइंट जो है 2,4 है, तो नीचे कितना होगा 2,-4। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर ये पॉइंट कितना होगा 2,4 सपोज, तो ये कितना होगा 2,-4। यहाँ पर भी एक फंक्शन, एक पॉइंट की, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही हैं, यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, x की डिफरेंट वैल्यू के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये एक फंक्शन है, ये 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 का ये क्वेश्चन है, P में 5 एलिमेंट है, Q में 8 एलिमेंट है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। वैसे आपको पता है 8p5 होता है, बट यहाँ पर हमारी ऑप्शन में 8p5 नहीं है, तो आपको ये देखना चाहिए कि 8c5 कितना। देखो 8p5 पता कितना होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर लिखा हुआ है 8c5, इसका मतलब होता है 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो अगर मुझे उसके बराबर बनाना है तो इसको मुझे 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये इसकी इक्वल आ गया, मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप इसको आप समझ पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 2023 का ये भी क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये ऑब्वियसली बात है, ये कौन सा फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ए का थर्ड आंसर है, ए का थर्ड आंसर ये पड़ा, ऑप्शन डी, मगर डायरेक्टली हो गया। वैसे आपको कंप्लीट कर देता हूँ, ये कौन सा फंक्शन है, ये है जी मॉड, क्योंकि बी का आंसर 4 आ रहा है। ये कौन सा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और ये कौन सा है, ये सिग्नम फंक्शन है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ये रिलेशन कौन सा है। अब ये ऑब्वियसली पता रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है नहीं, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, 1 2 पेयर चेक करना, 1 2 जो है वो 2 2 के साथ पेयर बनाएगा और 2,3 के साथ पेयर बनाएगा, तो यहाँ से हमें 1 3 मिलेगा, वो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव ओनली, इट इज़ रिफ्लेक्सिव ओनली बच्चे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब ओके अब यहाँ पर देखो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ढूंढनी है। 2022 का क्वेश्चन है और आई थिंक ये लेवल थोड़ा सा लो है। देखो ध्यान से, वैसे वो ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे ये देखो, इसको पढ़ो, रिलेशन इसको इक्विवेलेंस कब बोलते हैं, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, जब सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। ए ऑप्शन तो हमारी राइट है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही मुझे दिख रही है जिसमें ए है, बाकी सब में ए नहीं है। चेक कर लो बी ऑप्शन, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, बल्कि ये फंक्शन 1 1 है। आपको पता है ex1 इज इक्वल टू ex2, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है, तो ये गलत है।
ठीक है। सी ऑप्शन, किसी फंक्शन को वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, सही है। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, सही है। ए, सी और डी आ गया। ई की बात कर लो, किसी फंक्शन को मैनी वन कब बोलते हैं, जब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन एक्स हैव डिफरेंट इमेज। नहीं, ये गलत है, ये डेफिनेशन गलत है। तो ए, सी, डी, क्योंकि बहुत आसानी से हमने कर लिया। ये 22 का क्वेश्चन थोड़ा सा लो लेवल जो है इसका लो है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ध्यान से देखो कौन सा फंक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। वैसे हमें ये पता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अभी हमने किया भी था कि ए जो है वो रिफ्लेक्सिव तो होता है बट ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चेक कर लेना कि 1,2 का रिलेशन तो बन जाएगा बट 2,1 का नहीं बनेगा, ठीक है। ये ऑब्वियस वाली हमें पता लग गया, बट इसके मल्टीपल आंसर भी आपको आ सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए। पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब अगर ए और देखो x और y का रिलेशन, अगर मैं x का x के साथ देखूं, इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स, विच इज़ ट्रू, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में हम ऐसे चेक करेंगे, x y का रिलेशन है, इसका मतलब x इज इक्वल टू y, इसको मैं y इज इक्वल टू x भी लिख सकता हूं, तो इसका मतलब y, x का भी रिलेशन है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, x, y का है, मतलब x इज इक्वल टू y, y, z का है, मतलब y इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तो x इज इक्वल टू z आ गया, तो x, z का भी रिलेशन बन गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बन गया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसकी बात भी कर लेते हैं, इवन इंटीजर। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको किसी और तरीके से भी आ सकता है। a प्लस बी एंड इवन इंटीजर। देखो a, बिलोंग्स टू r, इसको अलग कलर में करते हैं, ठीक है। a, बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या बना, a प्लस ए इज एन इवन इंटीजर। ये सही बात है बच्चे। सही बात कैसे है, अगर आप यहाँ पर एक इवन नंबर है, इवन नंबर को ऐड करो कितना आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो भी इवन नंबर ही आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की अगर बात करोगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या बना, a प्लस बी इज एन इवन इंटीजर। तो अगर a प्लस बी इज एन इवन इंटीजर है तो b प्लस ए इज एन इवन इंटीजर, तो b प्लस ए भी इवन इंटीजर होगा, तो इसका मतलब b, a का भी रिलेशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव में देखो क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब a प्लस बी इज एन इवन इंटीजर, इसका मतलब b, c बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब बना, b प्लस सी इज एन इवन इंटीजर। अब देखो a प्लस बी भी है, यहाँ पर इसका मतलब विच इम्प्लाइज a प्लस बी इज आल्सो एन इवन इंटीजर। ये सर आपने कैसे बोल दिया, ये सर आपने कैसे बोल दिया, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, तो हजम करवा देते हैं। अब देखो a और b अगर इवन इंटीजर हैं, इसका मतलब या तो ये दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। सपोज ये इवन है, अगर a और b दोनों इवन है, ठीक है, इसका मतलब मान लो ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ पर b कितना है, 4, तो यहाँ पर b और c भी इवन इंटीजर हैं, तो इसका मतलब c को भी इवन होना पड़ेगा। तो ये तीनों इवन बन गए, तो तीनों इवन को अगर ऐड भी करोगे, चाहे आगे पीछे ऐड कर लो, a प्लस सी को भी ऐड करोगे, इवन ही मिलेगा। दूसरा केस क्या है, ऑड ले लो, a और b दोनों ऑड हैं, ये 1 है, ये 3 है, इवन बन गया। अगर ये 3 है तो ये ऑब्वियस बात, ये भी ऑड बनना पड़ेगा क्योंकि इसको इवन इंटीजर है, तो इसका मतलब हर एक केस में ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेम वे से आप ये भी कर सकते हो, a माइनस बी वाला, सेम वे से आप a माइनस बी वाला भी कर सकते हो, वो भी कर लेते हैं। सेम वे से आप a माइनस बी वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो a माइनस बी वाला करते हैं। देखो a माइनस बी वाला कैसे होगा, लेट a, बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब बना, a माइनस ए इज एन इवन इंटीजर। और आपको पता है बच्चे कि 0 हमेशा एक इवन इंटीजर, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करें, a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या बना, a माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। अगर ये एक इवन इंटीजर है तो ये भी एक इवन इंटीजर है, इसका मतलब b माइनस ए भी एक इवन इंटीजर है, इसका मतलब b, a बिलोंग्स टू r। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, लेट a b बिलोंग्स टू r,
इसका क्या मतलब बना, a माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। नेक्स्ट b कॉमा सी बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब बना, b माइनस सी इज एन इवन इंटीजर। अब देखो a माइनस बी अगर इवन इंटीजर है, ठीक है, a माइनस बी अगर एक इवन इंटीजर है तो इसका मतलब ये कोई भी केस हो सकता है। अगर दो इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें इवन मिलेगा, अगर दो ऑड नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें इवन मिलेगा। कोई भी केस हो, इसका मतलब a कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू R एज a माइनस सी इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर। तो ये जस्ट देखो, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए किया, वैसे हम इसका आंसर कर चुके थे। तो यहाँ पर बच्चे हमारी वीडियो खत्म है। आई होप हमने अराउंड 50 क्वेश्चंस किए हैं, 50 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, और बहुत अच्छे लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। अब लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसमें लग रहा है कि हम इसमें आगे जा सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और अगर ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगी कि मुझे ऐसी और भी वीडियोज़, इस पर और भी मेहनत करनी चाहिए। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।